हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे सोल्युबिलिटी। तो देखिए सोल्युबिलिटी क्या होती है। जब भी किसी सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर हम डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पर प्रिपेयर होता है सॉल्यूशन। तो सोल्युबिलिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट है दैट कैन बी डिजोल्व, यानी कि जो सोलवेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट के डिजोल्व हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। आप देखिए कि जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, दोनों के नेचर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस क्या है उसके ऊपर भी है सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्या क्या फैक्टर्स हैं सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो सोल्यूट है वो क्या होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस होगा और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, एक लिक्विड है। तो आप देखिए कि जो इस तरीके का सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड क्या हो, सोल्यूट हो, तो वहाँ पर देखते हैं कि सोल्युबिलिटी है किस तरीके से अफेक्ट होती है, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी लिक्विड है वो किसी भी सॉलिड को डिजोल्व कर ले, हर एक लिक्विड की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। देखिए किस तरीके से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है और शुगर है, उसको हम इजीली डिजोल्व कर सकते हैं वाटर के अंदर। बट क्या है, नेप्थलीन और एंथ्रासिन की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। अब रीज़न हमें पता लगेगा कि क्या है इसका, कि जैसे देखिए नेप्थलीन और एंथ्रासिन है वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं, बट दे कैन रेडियली डिजोल्व इन द बेंजीन, वो बेंजीन के अंदर यहाँ पर डिजोल्व हो सकते हैं। और बट क्या है, बेंजीन के अंदर सोडियम क्लोराइड है वो डिजोल्व नहीं हो सकता। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि सोल्यूट है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कब डिजोल्व होता है। देखिए यहाँ पर कि अगर पोलर सोल्यूट है तो वो डिजोल्व होगा किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। वहीं पर क्या है, देखिए कि नॉन पोलर सोल्यूट है वो डिजोल्व होता है किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर भी हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक पोलर कंपाउंड है और वाटर क्या है यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं। सिमिलर वे से क्या है, नेप्थलीन क्या है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर कंपाउंड है, और बेंजीन भी क्या है, एक नॉन पोलर सोलवेंट। तो यानी कि नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होता है, और जो पोलर सोल्यूट होता है वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होता है। यानी कि इस जो ये कंडीशन है इसको हम लर्न कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई होते हैं। ये देखिए, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि जैसा सोल्यूट होगा उसी तरीके का अगर सोलवेंट है तभी वहाँ पर सोल्युबिलिटी पॉसिबल है, तभी वो एक दूसरे में डिजोल्व हो पाएंगे प्रॉपरली, अदरवाइज नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, अगर हम किसी सोलवेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। देखिए कि जब भी किसी सॉलिड सोल्यूट को ऐड करते हैं सोलवेंट के अंदर तो वहाँ पर क्या होता है कि सोल्यूट है डिजोल्व हो जाता है। सोल्यूट के डिजोल्व होते ही क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। अभी देखें इसके अंदर कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होती जाएगी और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। वहीं पर देखिए क्या होता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे। तो अब देखिए कोलाइड करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होगा उस केस में कि वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे सेपरेटेड आउट होना, यानी कि सॉल्यूशन से है सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही वो कोलाइड होते हैं। होता क्या एक्चुअल में कि कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सोलवेंट के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं और कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स है कोलाइड होकर के क्या करते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जो सेपरेट आउट होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म्स आई है हमारे पास, फर्स्ट तो है डिसोल्यूशन, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। अभी आप देखें कि दोनों प्रोसेस हैं कैसे कंटिन्यू रहती है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर है जो डिसोल्यूशन है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो साइड बाय साइड चलती रहती हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन है सॉल्यूशन के अंदर आती है कि जब क्या हो, दोनों का रेट यानी कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि सेम रेट पर दोनों प्रोसेस क्या हो, अगर हो सेम रेट पर हो। देखिए अब क्या होगा इस केस में, अगर रेट सेम हो जाता है इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, मान लेते हैं कि हम 2 पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं तो यानी कि 2 पार्टिकल्स ही क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे, यानी कि क्रिस्टलाइज होंगे, यानी कि दोनों का रेट क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है सिस्टम के अंदर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस तरीके से आप देख सकते हो, सोल्यूट है सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है सॉल्यूशन और वहीं पर एग्जिस्ट होती है क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम।
तो ये कंडीशन है जहाँ पर रेट है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम आने के बाद, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होता है। इस स्टेज के अंदर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो सेम हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है, उसके ऊपर और कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। अभी हमने डिसोल्यूशन के अंदर पढ़ा कि जैसे डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है उसके अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बट जो इक्विलिब्रियम आ जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, तो उस केस में जो ये कंसंट्रेशन थी वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है सॉल्यूशन के अंदर, अब अगर हम फर्दर इसके अंदर सोल्यूट को ऐड करते हैं तो इसके अंदर है सोल्यूट ऐड नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन में सोल्यूट है फर्दर डिजोल्व नहीं हो सकता है, और इस जो ये सॉल्यूशन है अब उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और यहाँ पर जो कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कि अगर उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हम है फर्दर जो मोर सोल्यूट है उसको डिजोल्व कर पा रहे हैं, मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, तो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर से हमारे पास दो टर्म्स आई हैं यहाँ पर, देखिए फर्स्ट आई सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सेकंड क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा अभी कि डायनामिक जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर जो अनडिजोल्व सोल्यूट है वो क्या रहेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करता है, और उसके अंदर क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट होती है, यानी कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसके बाद फर्दर सोल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर है नहीं ऐड होगा, नहीं इंक्रीज होगी उसकी कंसंट्रेशन, यानी कि जितना सोल्यूट डिजोल्व होना था सोलवेंट में वो हो चुका है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की जो डिजोल्व हो चुकी है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो वो क्या है, उसकी सोल्युबिलिटी, तो हम इसे क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी। तो ये है सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। इस तरीके से है जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की इस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, उसकी सोल्युबिलिटी। इस तरीके से हम सोल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोल्युबिलिटी के ऊपर कोई भी सब्सटेंस है उसकी सोल्युबिलिटी पर किस किस चीज़ का है अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नेचर है सब्सटेंस का वो तो अफेक्ट करता ही है, उसके ऊपर सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है, बट इसके अलावा दो पैरामीटर्स और हैं, देखिए क्या है वो, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम इनको भी वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर देखिए कि जब भी किसी सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, तो उसका अफेक्ट है सोल्युबिलिटी पर डेफिनेटली होता है। अब देखिए यहाँ पर कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, यानी कि मैक्सिमम सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो चुका है, उसकी जितनी सोल्युबिलिटी थी वो उतना ही उसके अंदर सोल्यूबल होगा। अब यहाँ पर क्या फॉलो होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब देखिए कैसे फॉलो होता है, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन आ जाती है, यानी कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है, डिसोल्यूशन यानी कि सोल्यूट क्या हो रहा है, डिसोल्व हो रहा है, तो अगर वो क्या है, एंडोथर्मिक है, तो देखिए एंडोथर्मिक दैट मीन्स हीट अब्जॉर्विंग, यानी कि वो क्या करेगा, हीट को अब्जॉर्ब करेगा। तो वहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, अगर कंडीशन कैसी है, एंडोथर्मिक है, तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट इसका अपोजिट कब होगा, देखिए एक्सोथर्मिक है अगर, तो वहाँ पर सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ को है आप थोड़ा क्लियर करें कि जो टेम्परेचर है उसकी वजह से है सोल्युबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है। अभी देखिए कि हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोई भी वेसल है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है वाटर और साथ में हमने उसके अंदर ऐड किया है NaCl। देखिए इस तरीके से NaCl को हम डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर सोलवेंट है यहाँ पर। अब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो हमें है फ्यू मिनट्स यहाँ पर लग सकते हैं, बट अगर हम क्या करें, इसको है हीट प्रोवाइड करें और हीट प्रोवाइड करते टाइम हम इसको डिजोल्व करें हैं, तो आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की दैट मीन्स इसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, तो जो NaCl है वो क्या होगा, कम टाइम के अंदर ही इसके अंदर क्या हो जाएगा,
डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि वो इसके अंदर है जो इसकी NaCl की सोल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी विद द राइज इन टेम्परेचर। तो ये है फैक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए अफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। एक्चुअल में जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं होता है। अब देखो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही की बात होगी, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर है प्रेशर का, अगर हम इनकम्प्रेसिबल है तो हम उसको क्या है प्रेस नहीं कर सकते, यानी कि प्रेशर को वहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ अफेक्ट है उसके ऊपर नहीं होगा। तो यानी कि जो प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या रहेंगे, वो अनअफेक्टेड रहेंगे बाय चेंजेस इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी पर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। देखिए फर्स्ट हमने किया सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, अब हम यहाँ पर बात करें सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि गैसेस को लिक्विड्स के अंदर किस तरीके से सोल्यूबल होते हैं, वो कैसे क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ गैसेस हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है वाटर के अंदर है डिजोल्व हो पाती है, इस वजह से क्या है एक्वेटिक जो लाइफ है वो क्या है पॉसिबल है वाटर के अंदर, क्योंकि उसी ऑक्सीजन से क्या करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लिविंग बींग्स है तो वो क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये डिजोल्व जो ऑक्सीजन है डिजोल्व जो गैस है लिक्विड के अंदर वही रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से है हाइड्रोजन क्लोराइड है गैस, वो भी क्या है सोल्यूबल है वाटर के अंदर, हाईली सोल्यूबल है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो अफेक्ट होती है बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा इस पर। तो देखिए गैसेस की सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है, जो सोल्युबिलिटी है गैसेस की वो इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस हैं वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर है उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको है हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक, आप देख सकते हो एक सिस्टम है यहाँ पर। देखिए जो लोअर पार्ट है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर क्या है ये जो गैस है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी यहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को कंपेयर कीजिए। सेकंड में क्या किया है, पिस्टन को यहाँ पर है देखिए प्रेस करते हैं, और पिस्टन को प्रेस किस लिए कर रहे हैं ताकि हम प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज कर सकें। अब जैसे ही पिस्टन को यहाँ पर प्रेस किया गया इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। एक्चुअल में देखिए गैसेज डिजोल्व कैसे होती हैं, गैसेस पार्टिकल हैं कोलाइड करते हैं और क्या होते हैं वो एंटर करते हैं इन द सोलवेंट इस तरीके से। अब देखें कि जो पार्टिकल्स के हैं अगर अमाउंट ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर देखें कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। आप इजीली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं इंक्रीज हो चुके हैं, और इस वजह से पार्टिकल्स हैं फास्टली कोलाइड करेंगे, और फास्टली कोलाइड करते हैं तो वो क्या होंगे जल्दी से एंटर करेंगे किसके अंदर सोलवेंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी जो सोल्युबिलिटी है गैसियस पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो देख लीजिए यहाँ पर इसको हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर एक सिस्टम को यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और उसके बाद क्या है लोअर पार्ट क्या है सॉल्यूशन है और अपर पार्ट क्या है गैसियस सिस्टम है, और कंडीशन क्या है प्रेशर P टेम्परेचर T। आप देखिए कि हम यहाँ पर स्टेट को कंसिडर कर लेते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके अंदर आ चुकी है, और इस स्टेट पर क्या होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर कि जो रेट है गैसियस पार्टिकल्स का, यानी कि जो एंटरिंग रेट है और लिविंग द सॉल्यूशन, देखिए ये उसी तरीके से है कि जो पार्टिकल्स डिजोल्व होते हैं और क्या होते हैं सेपरेट आउट होते हैं। यहाँ पर भी गैसियस पार्टिकल्स भी एंटर होते हैं सोलवेंट में और क्या होते हैं वहाँ से लिविंग आउट, यानी कि लेफ्ट भी होते हैं वहाँ से सेम तरीके से। अब यहाँ पर ये दोनों ही रेट क्या है इक्वल हो चुके हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि कैसे हम इंक्रीज करें बाय कंप्रेसिंग द
गैस टू ए स्मॉलर वॉल्यूम, हमने क्या कर दिया, उसको पिस्टन को प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर है इंक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इस वजह से क्या होगा, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे सरफेस है जो सॉल्यूशन का उस पर, और क्या हो जाएंगे, वो एंटर कर जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट में है, इजीली और फास्टली क्या होंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी है जो गैस की वो इंक्रीज हो चुकी है, और कब तक इंक्रीज होगी वो, जब तक कि क्या हो, एक नया इक्विलिब्रियम इसके अंदर ना आ जाए, तब तक वहाँ पर वो है जो पार्टिकल्स हैं वो फटाफट से उसके अंदर एंटर होते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अगर हम प्रेशर है इंक्रीज करते हैं, गैस का जो प्रेशर है, तो वहाँ पर जो सोल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर देखिए जो ये फैक्ट है वो है क्या है, ये देखिए कि इससे ही रिलेटेड है, हेनरीज लॉ है, हम पढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो प्रेशर और सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बीच में जो रिलेशन है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है हेनरीज लॉ की टर्म में। देखिए कैसे है ये, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, कंडीशन है ये, और वहाँ पर क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ द गैस। देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि जो सोल्युबिलिटी है गैस की, ऐसे मैं लिख रही हूँ, सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस। अभी हमने यही स्टडी किया कि अगर प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये वही है हेनरीज लॉ की टर्म में, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हेनरीज लॉ है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी आता है, उसको भी हम करते हैं। यहाँ पर देखिए कि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है गैस की सॉल्यूशन। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, सॉल्यूशन के अंदर गैस के जितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि जितना पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेशन भी आप लगा सकते हो कि पार्टिकल्स जो गैस पार्टिकल्स है उसकी कंसंट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन भी गैस की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको है हम इस तरीके से लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से P से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है ये हेनरीज लॉ, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम X लेटर से। अब देखिए कि डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल है इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर लिखेंगे KH। तो देखिए हमारे पास ये रिलेशन आया है। अभी आप यहाँ पर कंपेयर करिए कि जो P है वो है पार्शियल प्रेशर, X क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर जो KH है वो क्या होगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, उसे हम कहेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इसे है हम ग्राफ की हेल्प से भी कंपेयर करते हैं। तो देखिए ग्राफ में क्या है, यहाँ पर है जो HCl है उसका पार्शियल प्रेशर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लिया हुआ है HCl, और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लोहेक्सेन क्या है, यहाँ पर सोलवेंट है, HCl गैस क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है। तो ग्राफ आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से। तो इसको देखिए अब हम कंपेयर करते हैं कि अगर यहाँ पर क्या हो, हेनरीज कांस्टेंट, देखिए हेनरीज कांस्टेंट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू अगर हाइयर है, KH की वैल्यू अगर हाइयर है, और यहाँ पर क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी है गैस की वो लोअर हो जाएगी। देख सकते हो आप यहाँ पर कि KH वैल्यू देखिए अगर हाई है तो वहाँ पर लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, तो उसकी जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं KH वैल्यूज़ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कुछ और गैसेस के लिए भी कंपेयर करेंगे, तो उनकी KH वैल्यू के ऊपर जो टेम्परेचर है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए इसको करेंगे, तो कंपेयर करते हैं यहाँ पर हम। देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट है जो KH वैल्यू और टेम्परेचर, यहाँ पर है हम दो गैसेस को ले लेते हैं, जैसे कि है नाइट्रोजन को ही लेंगे हम, और टेम्परेचर कंडीशन को यहाँ पर वेरी करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास 293, सेकंड पर है 303। यहाँ पर देखिए 293 पर KH वैल्यू क्या है, यहाँ पर 76.48 देख सकते हो आप यहाँ पर, और सेकंड में क्या है 88.84, यहाँ पर जो KH की वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया गया तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते ही KH की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है। और अभी हमने ये इस बारे में पढ़ा कि अगर क्या हो KH वैल्यू हाई हो, देखिए इस चीज़ को, KH वैल्यू इंक्रीज़ होती है, हाई होती है, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अभी आप इस चीज़ को कंपेयर करिए कि सोल्युबिलिटी कैसे यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। देखिए इस तरीके से सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर देखिए अब आप कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया गया, KH वैल्यू क्या होगी है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। दैट मीन्स KH वैल्यू के इंक्रीज़ होते ही जो N2 की सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली आप है इसको नॉर्मली भी कंपेयर कर सकते हो। जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो क्या है, मोर कंफर्टेबल है इन कोल्ड वाटर रेदर देन द वार्म वाटर, यानी कि वो क्या है, वार्म वाटर के अंदर है, सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और वो कंफर्टेबल नहीं होती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर देखिए, अब कोल्ड वाटर है दैट मीन्स वो क्या है, टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो है तो वहाँ पर जो गैसेज हैं वो क्या है, उनकी जो सोलिबिलिटी है वो हाई होगी इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। नेक्स्ट देखिए कि हेनरीज लॉ है, अभी हमने जो पढ़ा है कि उसकी जो एप्लीकेशंस क्या क्या है इंडस्ट्री के अंदर या फिर बायोलॉजिकल फेनोमेना में। हेनरीज लॉ क्या कहता है, देखिए मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, P=KH(x) और दूसरा क्या था कि सोल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो सोल्युबिलिटी है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है। अब देखिए कि जो CO2 की जो सोल्युबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि इस लॉ को फॉलो करते हुए इसके बेसिस पर ही है CO2 को डिसोल्व किया जाता है। कैसे, प्रेशर को हाई करके। नेक्स्ट है देखिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन डिसोल्व, देखिए इसके अंदर क्या है कि अंडर वाटर जाते हैं तो क्या होता है, हाई प्रेशर प्रेजेंट होता है। आप देखिए कि अगर प्रेशर हाई है, दैट जैसे कि डेप्थ में जाते हैं, वो वाटर की गहराई के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से जो गैसेस की सोल्युबिलिटी होती है ब्लड के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं तो उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से देखिए क्या होता है कि जैसे ही जो डाइवर्स हैं वो सरफेस की तरफ आते हैं वापिस से, तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, यानी कि जैसे वो डेप्थ में गए हैं तो गैसेस जो हाई अमाउंट में डिसॉल्व हो चुकी हैं, जैसे ही सरफेस पर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो सोलिबिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर क्या होगा कि रिलीजेज द डिसॉल्व्ड गैसेस, यानी कि जो गैसेस थी वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से क्या हो जाते हैं, जो बबल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं नाइट्रोजन के, कहाँ पर, ब्लड के अंदर। यानी कि ब्लड के अंदर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस डिसॉल्व हो चुकी थी वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के बबल्स हैं वो ब्लड के अंदर फॉर्म हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कैपिलरीज को। और इस वजह से क्या है, जो कंडीशन है, एक मेडिकल कंडीशन जिसको हम नेमिंग है जिसको कहते हैं बैंड्स, तो वो है जो ऑब्जर्व हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जो क्या है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है और डेंजरस होती है जो डाइवर्स होते हैं उनकी लाइफ के लिए भी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि ऐसी सिचुएशन ना हो कि जो डाइवर्स को ऐसा फेस ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो डाइवर्स होते हैं वो टैंक्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या होती है, जो एयर है वो डाइल्यूट होती है विद द हीलियम, ताकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिक अफेक्ट है, हाई कंसंट्रेशन है जो नाइट्रोजन की, वो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक अफेक्ट को क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको अवॉइड किया जा सके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, वहीं पर भी यहाँ जो ये पार्शियल प्रेशर है उसका सेम अफेक्ट होता है, सेम तरीके से वर्क करता है। देखिए कैसे, हाई एल्टीट्यूड पर जैसे जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर है जो इंक्रीज हो जाता है, पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड लेवल। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। आप देखिए इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा तो जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड या टिश्यूज के अंदर, तो वो क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है, जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो लो हो जाती है। आप देखिए कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर लो हो जाएगी तो इस वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं तो वो क्या काफ़ी सारी उनको है सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, जैसे कि है वो वीक फील करते हैं, और इसके अलावा क्या हो जाता है कि दे आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, यानी कि वो क्लियरली है थिंक सोच नहीं पाते हैं। तो ये ऐसी है एक एनोक्सिया जिसे हम कहेंगे, ऐसी कंडीशन है वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हमने पढ़ा कि अफेक्ट जो प्रेशर का था क्या था गैसेस की सोल्युबिलिटी पर। अब देखते हैं हम कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है। तो देखिए जो सोल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है विद द राइज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली हो जाएगी। अब आप इस चीज़ को ना आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि जैसे देखिए कि कोई भी गैसेस हैं, जैसे कि है टेम्परेचर को अगर हम हाई करते हैं तो वो क्या है, अगर सोल्यूबल भी है तो वो क्या हो जाती हैं, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और क्या हो जाती हैं वो सोल्यूबल जो सोल्यूबल गैसेस हैं वो सॉल्यूशन सरफेस को लेफ्ट कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम कंपेयर भी कर लेते हैं इस चीज़ को कि अगर गैसेस डिजोल्व हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं लिक्विड फेज के अंदर, बट क्या है जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन, तो वो क्या है कंडेंसेशन की तरह हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वो कंडेंसेशन की तरह ही हो जाती है, बिल्कुल सिमिलर वे से। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हीट इवॉल्व होती है इस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर है डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होते हैं इस केस में भी, और ली चैटलेट प्रिंसिपल को भी ये फॉलो करता है जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से है। और यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हो कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी होती है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि हीट क्या होती है यहाँ पर रिलीज होती है, और इस वजह से ही क्या है सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।